हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए पहला क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड सबशेल इज ड्यू टू। तो सबसे पहले हाफ फिल्ड सबशेल, जैसे अपन D5 की बात करते हैं, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है पहला ड्यू टू द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, इनमें जो पैरेलल स्पिन वाले होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, एक्सचेंजेस कर सकते हैं। और जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, एक्सचेंज एनर्जी होगी। जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, एक्सचेंज एनर्जी होगी। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ये बात ठीक है। स्मॉलर कूलोम्बिक रिपल्शन एनर्जी, तो इसके अंदर आप देखो कि अगर आप इनको पेयर कर दोगे ना, तो पेयरिंग में यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होंगे। अगर आप पेयर कर देते तो रिपल्शन ज़्यादा होते, तो ये ठीक है, स्मॉलर कूलम्बिक रिपल्शन एनर्जी ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन इन नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल, नहीं ये डीजेनरेट होते हैं, तो सी गलत हो गया। लार्जर एक्सचेंज एनर्जी ठीक है। एंड रिलेटिवली स्मॉलर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वन अनदर, तो ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी है कि जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, कम शील्ड कर पाते हैं। और कम शील्ड कर पाते हैं क्योंकि अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं। दोनों एक ही ऑर्बिटल में हो या अलग अलग ऑर्बिटल में हो तो एक दूसरे से थोड़ा दूर हैं, स्प्रेड हैं, और इस वजह से स्मॉलर शील्डिंग है बाय वन अनदर। तो इस वजह से ए, बी, डी और ई ये करेक्ट हो जाएगा। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट दिस वन। नेक्स्ट पर आते हैं। कंसिडर द हाइपोथेटिकल सिचुएशन में द एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। एल की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2 से लेकर n+1। अब इसमें n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर। तो अगर एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर अपन देखें 9, तो सबसे पहले n बराबर 1, तो l की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2। अगर n की वैल्यू 2, तो l की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी वापस 0, 1, 2, 3, है ना। तो 1s हो गया, 1p हो गया, 1d हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, 2d हो गया, 2f हो गया, है ना, इस तरीके से। अब 9, इसमें देखो एक चीज़ बोलनी चाहिए थी कि n+l रूल इज नॉट वैलिड, है ना। तो खैर अपन बात करते हैं अभी 1s और 1p। तो अगर 9 देखोगे तो 1s भरा 2, 1p भरा 6, और उसके बाद किस में आ जाएगा, 1d में आ जाएगा। तो 1d में आ जाएगा तो 1d 1, तो 6, 7, 8, 9, नहीं ये फर्स्ट अल्कली मेटल तो नहीं है। नेक्स्ट 6 हैज़ 2p वैलेंस सबशेल। 6 बोले तो 1s2 और 1p4, तो इसका वैलेंस सबशेल कौन सा हो गया, 2p नहीं हुआ, 1p हुआ, तो ये भी गलत हो गया। 8 इज द फर्स्ट नोबल गैस। फर्स्ट नोबल गैस आ जाएगी 2 पे, तो 1s2, 1p6, नहीं फर्स्ट नोबल गैस आ जाएगी किसमें, 1s2 में ही आ जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। 13 हैज़ हाफ फिल्ड वैलेंस सबशेल। तो देखो इसमें अज्यूम मैं कर रहा हूँ कि n+l रूल वैलिड नहीं, मतलब जो 2 वाले हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, किससे, 1s, 1p और 1d से, वरना तो इस केस में आपका आंसर नहीं बन पाएगा। तो आ जाओ, 13 हैज़ हाफ फिल्ड बैलेंस सबशेल, तो 1s, 1p, 1d, 1, 2, 6, 8, 8 और 5, 13, हाँ। तो दिस हैज़ हाफ फिल्ड क्या, बैलेंस सबशेल। तो आई होप यू आर गेटिंग इट। इस केस के अंदर आपका हाफ फिल्ड आ रहा है और ये ठीक है। तो ओनली फोर्थ इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला, which of the following combinations is true regarding the interpretation of the atomic orbitals? An electron in an orbital of higher angular momentum stays away from the nucleus। तो देखो अपन जानते हैं mvr किसके बराबर है, nh/2 अगर बोर मॉडल लगाए तो हायर एंगुलर मोमेंटम में n ज़्यादा होगा, लोअर में n कम होगा, तो ये बात ठीक है। ऑर्बिटल अगर आप n भी ना देखो तो आप इसमें देखो कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है किसी ऑर्बिटल का, √L+1 h/2 एल ज़्यादा होगा तो एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा, और आपका इलेक्ट्रॉन विल बी फादर फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि एल बढ़ेगा तो ऑर्बिटल का जो साइज है वो भी बढ़ता चला जाएगा। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, फॉर अ गिवन प्रिंसिपल वैल्यू द साइज ऑफ द ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एजीम्यूथल, नहीं, साइज ऑफ द ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो ये गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू द वेव्स मैकेनिक्स द ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम इज h/2, नहीं, ये किसने दिया था, ये दिया था आपका बोर मॉडल ने कि mvr किसके बराबर है, nh/2। ये तो बोर मॉडल से आया था, आप n = 1 डाल दोगे
तो ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू क्या, एन एच बाई इज नॉट इक्वल टू एच बाई टू पाई। ये आपका आया था बोर मॉडल से। द प्लॉट ऑफ साई वर्सेज आर फॉर वेरियस अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर तुम साई वर्सेज आर लेते हो शोज पीक शिफ्टिंग टुवर्ड्स हायर वैल्यू। तो देखो अगर तुम साई वर्सेज आर लोगे 1s के लिए, सपोज तुमने ये लिया 2s के लिए लिया, है ना, उसके बाद तुमने ये किसके लिया, तुमने ये लिया साई वर्सेज आर, सपोज तुमने लिया 2p के लिए, सपोज तुमने लिया 3d के लिए। तो ये जो पीक है ना हायर वैल्यू में शिफ्ट होगी किसके लिए, 2p 3d इन सब के लिए आपकी जो ये होगी, ये पीक है ना, ये हायर वैल्यू पे शिफ्ट होगी। ये आपका सपोज 3s हो गया, इसमें 2 रेडियल नोड है, 2s नहीं है, ये 3s है, इसके अंदर 2 रेडियल नोड है। तो पीक किस तरीके से, इसमें तो कोई खास आ नहीं रही, पर हाँ 2p देखोगे तो ऐसा आ जाएगा, 3d देखोगे तो आगे पीक आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बात ठीक है, टुवर्ड्स हायर एंगुलर वैल्यू मोटा मोटा ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कॉमा डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला, विच आर द फॉलोइंग अबाउट, ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। The plots of radial distribution functions for orbitals for a hydrogen atom against R are given below. The correct plot for 3s orbital is, तो 3s orbital की बात करें तो 3s orbital के लिए आप जानते हो आपको क्या मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर और आर दे रखा है। तो 3s में 2 रेडियल नोड होंगे, तो इसमें स्टार्ट तो ओरिजिन से होगा क्योंकि आर टेंड टू 0 पे वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो 3s के लिए पहला रेडियल नोड 1 और दूसरा रेडियल नोड 2, और फिर ये पीक आएगा इन्फिनिटी पे तो 0 होगा ही। तो ये ऐसा ग्राफ होना चाहिए, विच इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डी शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। तो अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन का अगर अपन 2s पकड़े और किसका पकड़े, 2s किसका पकड़े, लिथियम का पकड़े। तो देखो लिथियम का Z ज़्यादा है, Z ज़्यादा है तो लिथियम ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी, ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी। मतलब इसको ऐसे सोचो, हालांकि बोर मॉडल नहीं लगा रहा, अपन तो मोटा मोटा बोल रहे हैं। जैसे Li2+ होता है और H होता है ना। Li2+ की ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है, -13.6 Z² अपॉन n², और हाइड्रोजन की कितनी होती है, -13.6 Z²। तो फिर इसकी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो वैसे ही Li के 2s की नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के मैग्नीट्यूड वाइज तो नहीं, विद साइन, ये जो बात कह रहा है ना, विद साइन हाइड्रोजन की ज़्यादा है as compared to lithium, this is true. Next, energies of the orbital in the same subshell decrease with increase in the atomic number. तो अगर हम सेम सबशेल ले लें, सेम सबशेल ले लोगे तो इसके अंदर अगर आप Z बढ़ा दो, जैसे आपने सेम सबशेल में सपोज 2p ले लिया, तो Z बढ़ा दोगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा आएगी, तो द एनर्जी इंक्रीजेज विद साइन, है ना, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन दी एटॉमिक नंबर। ये बात ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें अपने को ये बताना है कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है ना। तो लेट अस सी, सबसे पहला स्टेटमेंट है, फॉर 1s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। तो देखो आप जानते हो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है साई आर स्क्वायर होती है, और 1s के लिए वो मैक्सिमम होती है, साई आर भी मैक्सिमम होता है किस पर, न्यूक्लियस पे मैक्सिमम होता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये आपका ट्रू हो जाएगा, जिसमें आपसे क्या बोल रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। नेक्स्ट आ जाओ, फॉर 2s द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम देन डिक्रीजेस शार्पली टू 0। नहीं, 2s का ग्राफ ऐसा होता है, अगर आप साई आर स्क्वायर प्लॉट करोगे तो ऐसा होता है। नेक्स्ट आ जाओ, बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द ऑर्बिटल एनक्लोज द रीजन ऑफ 100%। नहीं यार, अपने को पता है 90 to 95% होता है, 100% प्रोबेबिलिटी कभी भी एक ऑर्बिटल के अंदर नहीं देता, बिकॉज उसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल वैलिड होता है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो वैलिड होता है। अच्छा ये आप समझ गए, ये कौन सा ग्राफ है, ये आपका हो गया साई आर स्क्वायर का जो है वो ग्राफ हो गया।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। बाउंड्री सरफेस हो गया पी एंड डी ऑर्बिटल्स। पी में है ना एक एंगुलर नोड होता है और डी ऑर्बिटल्स में दो एंगुलर नोड है। अब इसको बोलना चाहिए, हाँ एंगुलर नोड तो सेम ही रहेंगे है ना, तुम पी और डी कोई सा भी लो, 2p लेते हो या 3p लोगे तो एंगुलर नोड तो सेम आएंगे, दिस इज ट्रू। और दूसरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पी ऑर्बिटल इज जीरो एट द न्यूक्लियस। तो अगर हम साई आर स्क्वायर लेते हैं तो पी ऑर्बिटल के लिए इट इज जीरो एट द न्यूक्लियस, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो ये अपने पास नेक्स्ट हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। द सब्सिडरी क्वांटम नंबर एल डिफाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। हाँ तो ये तो सही है। उसके बाद बी इज द बाउंड्री सरफेस ऑफ द 2p z ऑर्बिटल, यार ये x है ना, तो ये x के लिए हो गया, 2pz नहीं है। द प्लस एंड माइनस रेफर टू चार्ज, नहीं इट रेफर्स टू द फेज, इलेक्ट्रॉन का जो वेव का फेज है वो रेफर करता है प्लस माइनस। नेक्स्ट, द वेव फंक्शन ऑफ 2px इज जीरो एवरीवेयर इन द xy plane। द वेव फंक्शन ऑफ द 2px लिखा है ना, ये इज जीरो एवरीवेयर इन द xy plane, नहीं यार 2px है ना, ये x हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा y, तो एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन ये हो गया। तो इसमें आपसे पूछ रहा है 2p एक जीरो हो जाएगा आपका, फिर आपका नोडल प्लेन अगर आप देखो ये y हो गया और ये z हो गया, तो ये yz प्लेन में ज़ीरो होगा, xy प्लेन में तो ज़ीरो नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। एंड आई एम सॉरी दिस इज z, यार वो थोड़ा सही से नहीं आया। दिस इज द बाउंड्री डायग्राम ऑफ द 2pz ऑर्बिटल, हाँ दिस इज ट्रू। तो करेक्ट आंसर वुड बी ए एंड बी वुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं अगले पर। When light of wavelength 248 nanometers falls on the metal of threshold energy 3 electron volt, the de Broglie wavelength of the electrons is round off to the nearest number। तो देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वर्क फंक्शन कितना है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लैम्डा कितना हो गया 248 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 2480 एमस्ट्रॉन्ग। तो एनर्जी हो जाएगी 12400 अपॉन 2480, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, तो इसको डायरेक्टली निकाल लो बाय 2480, ये कितना आ गया 5। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 5 है, मतलब इलेक्ट्रॉन की नहीं सॉरी लाइट के फोटोन की जो एनर्जी है वो 5 है। और वर्क फंक्शन दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वुड बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई फोटो इलेक्ट्रॉन की, और लैम्डा डी ब्रॉगली ऑफ इलेक्ट्रॉन शॉर्टकट से निकाल सकते हो 12 पॉइंट रूट 150 बाय लैम्डा, इसको निकाल सकते हो रूट 150 बाय लैम्डा, या 12.24 अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना हो गया रूट ऑफ 2। इस तरीके से शॉर्टकट थोड़ा देख लेना, तो आएगा 12.24 डिवाइड बाय 1.41, 12.24 डिवाइड बाय 1.41, ये कितना आएगा, ये आएगा रफली 8.68। तो ये भी एमस्ट्रॉन्ग में आता है, तो लैम्डा आ जाएगा 8.68 एमस्ट्रॉन्ग या 9 एमस्ट्रॉन्ग। तो आई होप यू गॉट दिस आंसर। नेक्स्ट, if the wavelength from an for an electron emitted from H atom is 3.3 into 10 की पावर माइनस 10, तो एक इलेक्ट्रॉन एमिटेड है और वेवलेंथ कौन सी वेवलेंथ है बेटा, ये डी ब्रॉगली, ये किसके बराबर है 3.3 एमस्ट्रॉन्ग। देन द एनर्जी अब्जॉर्ब्ड इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है, तो लैम्डा डी ब्रॉगली है, तो आप इसकी कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी होगी वो आप निकाल सकते हो। अपन जानते हैं लैम्डा क्या होता है 12.24 अपॉन रूट ऑफ वी, वी वो वोल्टेज है जिससे इसको एक्सेलरेट करोगे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट रही होगी कि इसकी डी ब्रॉगली विंग 3.3 एमस्ट्रॉन्ग आ जाएगा। तो वी की वैल्यू हो जाएगी 12.24 अपॉन 3.3 का स्क्वायर। यार इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3.3 डिवाइड बाई 3.3 कितना आ गया, ये वोल्टेज आ जाएगा 1.123 वोल्ट, ठीक है। अब ये आ गया, इसका मतलब इसकी जो एनर्जी होगी ना, इसकी एनर्जी कितनी होगी 1.123 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इसमें देखो वो आपसे कह रहा है
कि कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की होगी। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये n बराबर 1 में है, इसको आयोनाइज कर दिया तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ी होगी। तो एनर्जी अब्जॉर्ब्ड, कितनी एनर्जी इसने अब्जॉर्ब करी होगी कि ये निकल भी गया और निकलने के बाद इसकी एनर्जी है 1.123। तो ऑब्वियसली वो होगी 13.6 प्लस 1.123 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो then the energy absorbed by the electron in its ground state as compared to the minimum energy is dash times nearest integer, है ना। तो इसको करोगे तो ये कितना आ रहा है, 13.6 प्लस 1.123 14.723, यही आ रहा है क्या। और मैं यार इसको, ये जो v है ना, ये मैंने गड़बड़ कर दिया, आई एम सो सॉरी। ये जो v निकालना था मैंने थोड़ा सा गलत निकाल, थोड़ा सा क्या, बिल्कुल ही गलत निकाल दिया। तो रूट v कितना होगा 12.24 अपॉन 3.3। तो ये कितना आएगा 12.24 डिवाइड बाय 3.3, ये आएगा 3.7, और v आ जाएगा 3.7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3.7 इंटू 3.7, कितना आ गया 13.69। तो अब इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी जो एनर्जी है ना जो निकलने के बाद है वो इतनी है। तो अब आप देखो एनर्जी अब्जॉर्ब कितनी रही होगी। भाई आपने उसको आयोनाइज भी कराया, और आयोनाइज कराने के बाद उसकी एनर्जी इतनी है, तो टोटल एनर्जी इतनी रही होगी। तो एनर्जी अब्जॉर्ब्ड इज लगभग 2 इंटू 3 13.6 ईवी। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आयोनाइजेशन इज 13.6 ईवी। दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 2। सो 2 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब आपसे कह रहा है अगला, इलेक्ट्रॉन्स इन अ कैथोड रे ट्यूब हैव बीन emitted with a velocity of 1000 meters per second. The number of following which are true about the emitted radiation is। तो डी ब्रॉगली, लैम्डा डी ब्रॉगली क्या हो जाएगा, h 6.6 इंटू 10 की पावर नहीं 6.6 नहीं 6 ही लेना है, ऊपर देखो, h अपॉन एम वी 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 10 की पावर 3, या 6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर माइनस 28, या 10 की पावर माइनस 6 और 2/3.66 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये आ जाएगा। तो आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गई 666 इंटू 10 की पावर माइनस 9। हाँ सही है, ये तो ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड डिपेंड ऑन द मटेरियल। नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन तो सबके सेम होंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक कोई डिपेंड नहीं करते। द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। तो इसके अंदर हाँ ये बात सही है कि कैथोड रेज ऐसा लगता है कि कैथोड से निकली हैं और किसकी तरफ मूव करती हैं, एनोड की तरफ मूव करती हैं, ये बात ठीक है। द नेचर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। नहीं यार, इलेक्ट्रॉन तो सबके सेम ही होते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। अगला आपसे कह रहा है द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ वन डायमेंशनल रीजन ऑफ लेंथ 2a0। तो इसकी लेंथ 2a0 है, तो अपन जानते हैं डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, या डेल्टा एक्स अपने को पता नहीं, डेल्टा एक्स तो पता है ना, 2a0 मल्टीप्लाइड बाई एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई, या डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 1/2a0, 2 इंटू 0.529 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू एम, एम कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या आ जाएगा, डेल्टा वी। सिंपल कैलकुलेशन है यार। नेक्स्ट, it is impossible to specify with arbitrary precision both the momentum and the position of the particle। हाँ ये बात सही है कि दोनों को exactly जो है आप नहीं बता सकते, this is correct। If the uncertainty in the measurement of position and uncertainty in the measurement of momentum are equal for an electron, then uncertainty in the measurement of velocity is इतना। तो हम चलो एक बार देखते हैं, और हम जानते हैं डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी किसके बराबर है, ग्रेटर देन एच बाय 4 पाई। और डेल्टा एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एम डेल्टा वी, या एम स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई, या डेल्टा वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम स्क्वायर, या डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू ये, या डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ एच बाय पाई इंटू 1/2m। हाँ ये बात भी सही है, तो दोनों करेक्ट हैं। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, दिस इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन,
द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखो स्पेक्ट्रल लाइंस है और 1/λ क्या होता है आर एच 1/n1² माइनस 1/n2²। तो अब मान लो एक तुम्हारी है n1 से, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब डेल्टा ई जो है ना, जब डेल्टा ई मैक्स होता है तो वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होती है। ये बात ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी लाइन के लिए n2 क्या है, इन्फिनिटी। किसी सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में n2 इन्फिनिटी कर दो तो 1/λ शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगा आर एच 1/n1² of one series upon 1/λ shortest of second series is RH 1/n1-square, जहाँ पे अपने को ये नहीं पता। और अपन अगर इसमें देखें तो इसको डिवाइड करोगे तो लैम्डा एस 2 अपॉन लैम्डा एस 1 शुड बी इक्वल टू क्या, यह आ जाएगा एन n1 डैश का स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर। सही है। तो n1 डैश का स्क्वायर स्पेक्ट्रल लाइंस इज 9 है ना। तो ये 9 कब हो सकता है, जब n1 जो है 1 हो, n1 डैश 3 हो। मतलब ये क्या हो जाए लाइमन बाल्मर और ये क्या हो जाए पास्चन। तो आंसर होगा लाइमन एंड पास्चन, थर्ड ऑप्शन। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है आपको आ रहा होगा, सिंपल ही चीज़ें इसमें। नेक्स्ट आपसे कह रहा है फॉर अ सीरीज ऑफ गिवन स्पेक्ट्रल लाइंस लेट डेल्टा वी इज डेल्टा वी मैक्स माइनस वी मिनिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज डेल्टा वी लाइमन। ठीक है। तो बेटा ये मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसीज का फ्रीक्वेंसी नहीं होना चाहिए यार, ये सेंटीमीटर इनवर्स है ना, ये वेव नंबर है। ठीक है। तो वी मैक्स, चलो 1/λ लाइमन। तो ये 1/λ मैक्सिमम कब होगा, ये होता है आर एच 1/n1² माइनस 1/n2²। तो आप देखो अगर 1/λ जो है वो आपका क्या है मैक्सिमम है, इसका मतलब लैम्डा मिनिमम रहा होगा, मतलब ये लास्ट लाइन की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो लास्ट लाइन मतलब मोस्ट एनर्जेटिक लाइन। तो लाइमन के लिए निकालते हैं तो 1/v मैक्स, तो डेल्टा वी लाइमन पर आ जाओ तो वी मैक्स क्या हो जाएगा 1/λ मैक्स आर एच 1/लाइमन 1² माइनस 1/इंफिनिटी² माइनस वी मिनिमम होता है जब लैम्डा मैक्सिमम होगा, और लैम्डा मैक्सिमम होगा जो लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन होगा लाइमन में कौन सा 2 से 1, तो माइनस आर एच 1/1² माइनस 1/2²। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर एच माइनस आर एच 1 - 1/4 3/4, तो ये आ जाएगा आर एच इंटू 1/4। ये डेल्टा वी लाइमन हो गया, और डेल्टा वी बाल्मर क्या हो गया, ये भी वही हो गया आर एच जो मैक्सिमम वाला है, तो 1/2² माइनस 1/इंफिनिटी² माइनस आर एच 1/3² आई एम सॉरी 1/2² माइनस 1/3², मतलब मैक्सिमम और मिनिमम मैं देख रहा हूँ। तो 1/2² माइनस 1/3²। तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर अपन देखें तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, इसको थोड़ा सा करते हैं तो आ जाएगा आर एच 1/4 माइनस आर एच 1/4 माइनस 1/9 है ना। ये आ जाएगा आर एच 1/4 माइनस आर एच 36 49945, तो आ जाएगा 36 49 9 माइनस 5 4 आर एच बाई 36। अब इनका रेशियो ले लो बेटा, एक तो इसका ले लो और एक इसका ले लो, तो आर एच बाई 4 अपॉन 4 आर एच बाई 36, तो इंटू जो 36 तो आर एच बाई 9/4 आएगा यार। हाँ फर्स्ट ऑप्शन है ना। तो मुझे उम्मीद है आप इसको कर लोगे 9/4। सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन
For a Balmer series in the spectrum, the correct statements. As the wavelength decreases, the lines in the series converge. हाँ, ये बात ठीक है कि wavelength जब decrease होगी तो energy gap जो है, energy gap आपका बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि वेवलेंथ डिक्रीज हो। तो अगर अपन देखें 3 से 2 फर्स्ट लाइन, फिर 4 से 2, है ना, फिर 5 से 2, फिर 6 से 2, तो जो एनर्जी का गैप है ना तुम निकालोगे, ये लगातार कम होता जाएगा। जैसे ये एनर्जी गैप ज़्यादा है, अब ये थोड़ा कम आएगा। मतलब जो अम, ये एनर्जी गैप है वो इससे है तो ज़्यादा, पर ये जो डिफरेंस है ना, निकाल के दिखाता हूँ। इसका डिफरेंस निकालो, ये कितना आएगा, 1/λ कितना है, 13.6, 1/4 माइनस 1/9, या 13.6 इंटू 36, 9 माइनस 4, 5/36, ये आ गया। और ये कितना आ जाएगा, 13.6, 1/4 माइनस 1/16, 16, 4 माइनस 1, 3/16, तो ये आ जाएगा। अब ठीक है, ये एनर्जी गैप जो है ना ये इससे ज़्यादा है। जैसे ये 3 से 2 वाला एनर्जी गैप है, 2, 3, 4, मतलब ये जो स्पेसिंग है ना ये कम होती जाएगी लगातार, 6, और ऐसे ही लाइंस कन्वर्ज करने लगेंगी, मतलब उनके अंदर जो डेल्टा है ना वो लगातार कम होने लग जाएगा। जैसे 3 से 2 का एनर्जी गैप निकालो और 4 से 3 का निकालो, तो ये कितना आ रहा है, 13.6 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², और ये भी आ रहा है 13.6, 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये ठीक है, आपका जो ये 3 से 2 है, 4 से 2 है, ठीक है, ये एनर्जी गैप 4 से तो ज़्यादा है, बट रिलेटिवली है ना, अब ये जो डेल्टा यहाँ आएगा वो डेल्टा थोड़ा सा कम आएगा इस केस में, और डेल्टा और कम होता जाएगा। तो सीरीज कन्वर्जेस, ये बात ठीक है। उसके बाद सेकंड है द इंटीजर n1 इज इक्वल टू 2, ये बात भी ठीक है। द लाइंस ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरस्पॉन्ड टू n2 बराबर 3, हाँ ये भी ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब ई डेल्टा ई किसके बराबर है, एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा लॉन्गेस्ट है, डेल्टा ई सबसे कम है, और डेल्टा ई बाल्मर में सबसे कम कब होता है, 3 से 2 वाले में, है ना, ये भी ठीक है। और इससे आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कहाँ से आएगी, इन्फिनिटी से 1 वाली से आएगी। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस, ये वाला भी हो जाएगा। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं an electron in the nth orbit of Li plus 2 is excited to n plus 1th orbit using the radiation of energy इतना। तो radiation of energy है 1.47 इंटू 10⁻⁻17 इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय 4 से करना है इसको, क्या द वैल्यू ऑफ एन इज, तो तुम इसमें है ना, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसमें 1.47, इसकी यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लो, 10⁻⁻17 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। और अब तुम चेक करो, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है किसके बराबर है, 13.6 इंटू 9, 1/n1² माइनस 1/n+1 का स्क्वायर। और इसमें हिट एंड ट्रायल करो, मतलब पहले n1 डाल के देखो, फिर n2 डाल के देखो, एंड सो ऑन। तो अगर तुम n1 लेते हो तो क्या आ जाएगा, देखो 1.147 डिवाइड बाय 1.6, ये आ गया 0.918, यार तो 91.8 आ रहा है, 91.8 इक्वल टू 13.6 इंटू 9। अगर मैं इसको करूँ 1 - 1/4, मतलब n1 1 ले लूँ, n2 2 ले लूँ, तो ये आ जाएगा 13.6 इंटू 9 इंटू 3/4, करूँ कैसे, 13.6 इंटू 9 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 91.8 एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो इनकी वैल्यू कितनी है, 1। थोड़ा तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हिट एंड ट्रायल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर इनकरेक्ट। तो द लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा आर यूज टू स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैस फेज शो द कंटिन्यूअस स्प्रेड of wavelength
फ्रॉम रेड टू वायलेट। तो इसके अंदर देखो, अगर अपन एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स की बात करें, है ना, तो इसमें कंटिन्यूस स्प्रेड फ्रॉम रेड टू वायलेट, देखो ये आपको मिल तो सकता है ना, बट ज़रूरी नहीं है ये किस में हो, ये केवल विजिबल रीजन में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। चलो फिर भी एक बार इसके सारे स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट है, एन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम। हाँ ठीक है, अगर तुम एमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को मिला दो तो तुम्हें पूरा स्पेक्ट्रम आ जाना चाहिए। तो ये बात भी ठीक है कि यार अगर इसको मिला दें तो अपने को ये पूरा आ जाना चाहिए, दिस इज ट्रू। उसके बाद अगला है, आपसे पूछ रहा है, द एलिमेंट हीलियम वॉज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो यार हीलियम को सन में डिस्कवर किया गया था बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। हाँ ये वाली चीज़ तो क्या है, ये वाली चीज़ तो सही है। तो मेरे हिसाब से जो गड़बड़ है ना, ये है कि जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वो आपका कंटिन्यूस स्प्रेड फ्रॉम रेड टू वायलेट ही नहीं है, वो किस में भी हो सकता है, वो आपका विजिबल में भी हो सकता है ना। तो इससे आप देख लो कि आपका जो आंसर आना चाहिए ये 2 गलत है, बाकी सारे तो सही है, मतलब एक स्टेटमेंट गलत है इसमें। तो एक लास्ट ले लेते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एक्स एम ए नॉट स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ 10x इज। तो अपन जानते हैं एम बी आर किसके बराबर होता है सेकंड ऑर्बिट में, एन एच या 2h अपॉन 2 पाई, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू डाल देते हैं, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, वी किसके बराबर है, एच बाय पाई एम आर का स्क्वायर, या हाफ एम एच स्क्वायर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। आर क्या होता है, एन स्क्वायर ए नॉट बाय जेड का स्क्वायर। तो हाफ एच स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एम, एन की पावर 4, ई नॉट की पावर 2, और सेकंड बोर ऑर्बिट है तो एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर एम, एन कितना है 2, 2 की पावर 4, ई नॉट का स्क्वायर। तो ये तो बड़ी भारी वैल्यू आएगी यार, ये कैसे, इसको करना ही पड़ेगा। तो मैं एच स्क्वायर 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एम ए नॉट स्क्वायर। तो ये तो 2 की पावर 5 इंटू पाई स्क्वायर आएगा, 2 की पावर 5 इंटू पाई स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, चलो एक बार देखते हैं, इसको करोगे तो 2 की पावर 5 32 इंटू 3.14 इंटू 3.14, ये आपका आ रहा है 3155। हाँ एग्जैक्टली फिट बैठ रहा है यार, मतलब 10x की वैल्यू, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वील बी बैक विद द नेक्स्ट पीवाईक्यू सेशन वेरी सून, टेक केयर, कीप रॉकिंग, बाय बाय।